हेलो स्टूडेंट्स, डीआईपी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी यानी कि पेपर 2 पार्ट बी एमपीपीएससी मेंस का। सोशियोलॉजी में हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर दी थी। यूनिट नंबर 4 का नाम है औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या। और उसमें जो टॉपिक था वो टॉपिक था भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन। इसको लेकर के हम 3 से 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर है भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको भारत में सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताया था। जिन लोगों ने भी यूनिट नंबर 4 से लेकर के लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो यूट्यूब चैनल पर जाकर के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, इसमें संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण तथा लौकिकीकरण, ये हमको पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा संस्कृतिकरण। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चूंकि फर्स्ट टाइम आपका मेंस होगा बदले हुए सिलेबस से, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये आपसे पूछ लें। चलिए, संस्कृतिकरण हम समझते हैं कि आखिर किससे संबंधित है और ये क्या है। ये जो पूरा लेक्चर है, इस पूरे लेक्चर में संस्कृतिकरण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो भी टॉपिक कवर किए जा सकते हैं, वो सब आपको बता दिए जाएंगे। इसके बाद आपको संस्कृतिकरण में कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृतिकरण, सबसे पहली बात तो ये एक भारतीय अवधारणा है। भारतीय अवधारणा से मतलब ये हो जाता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा भारत के संदर्भ में है और ये जो अवधारणा है ये जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है। और चूंकि जाति व्यवस्था एक विशिष्ट रूप से भारत में ही देखने को मिलती है अपने शुद्ध रूप में, इसलिए संस्कृतिकरण को हम एक भारतीय अवधारणा बोलते हैं। जाति व्यवस्था में जैसा कि हम देखते हैं कि उच्च जाति, मध्यम जाति और निम्न जाति, ये 3 प्रकार का वर्गीकरण है, स्तरीकरण है जो सदियों से चला आ रहा है। उच्च जातियों के लोग हैं, कुछ मध्यम जातियों के लोग हैं और कुछ निम्न जातियों के लोग हैं। तो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली होती है उच्च जाति और निम्न जातियों के बीच में। और इस प्रक्रिया में यह होता है कि उच्च और निम्न जाति, तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर निम्न जातियों के जो लोग रहते हैं वो उच्च जातियों की जो जीवन शैली होती है उस जीवन शैली का अनुकरण करने लगते हैं। जीवन शैली से मतलब रहन सहन का तरीका, किसका? उच्च जातियों के रहन सहन का तरीका, उनके खान पान का तरीका, उनके धर्म का तरीका, उनके बातचीत करने का तरीका, उनके वस्त्र, सभी सारी चीज़ें, या कुछ भी वो त्यौहार मनाते हैं या उससे संबंधित उच्च जातियों की जीवन शैली से संबंधित सारे कार्यक्रम ये निम्न जातियों के लोग उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाने लगते हैं। और कुछ समय बाद से मतलब 2 से 3 पीढ़ी अंतराल के बाद क्या कर देते हैं, स्वयं को उस उच्च जाति में घोषित करने का दावा कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाया जाता है और 2 से 3 पीढ़ियों के बाद स्वयं को उसी उच्च जाति का घोषित कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? संस्कृतिकरण बोला जाता है। ये जो प्रोसेस है ये भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। और इसकी जो अवधारणा है ये अवधारणा दी थी समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत में जो मैसूर जगह है, मैसूर में एक क्षेत्र है कुर्ग, उस कुर्ग क्षेत्र का अध्ययन किया था उन्होंने। और वहाँ उन्होंने ये देखा था कि वहाँ कुछ लोग जो ब्राह्मण जाति हैं उसका अनुकरण करते हैं, यानी कुर्ग क्षेत्र के जो निम्न जातियों के लोग हैं वो ब्राह्मणों का अनुकरण करते हैं। इसलिए
शुरू में श्रीनिवास ने ये जो अवधारणा है इसका नाम रखा था ब्राह्मणीकरण, और श्रीनिवास ने जो पुस्तक लिखी है वो पुस्तक लिखी है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। इसी पुस्तक में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। तो यहाँ से 3 मार्कर को लेकर के आपसे 3 से 4 प्रश्न बन जाते हैं। जैसे 3 मार्कर में पहला प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, आपके सामने उत्तर है एम.एन. श्रीनिवास। दूसरा प्रश्न बन जाता है कि श्रीनिवास ने इस अवधारणा का नाम पहले क्या रखा था, तो ब्राह्मणीकरण। और तीसरा आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी थी वो किस पुस्तक में उसका वर्णन किया है, तो पुस्तक का नाम भी आपके सामने है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ से 3-4 3 मार्कर के प्रश्न आपसे बन जाते हैं। तो श्रीनिवास ने कुर्ग में क्या देखा, कुर्ग में इन्होंने ये देखा कि वहाँ जो लोअर कास्ट के लोग थे वहाँ के ब्राह्मणों की जीवन शैली का क्या करते थे, अनुकरण करते थे। कैसा अनुकरण करते थे, जैसे शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, विधवा पुनर्विवाह। चूंकि जो प्राचीन समय की यदि हम बात करें तो जो ब्राह्मण जाति के लोग थे उसमें विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया जाता था। इसी के साथ साथ विवाह विच्छेद का विरोध, पशु बलि का विरोध। तो ये जो भी जीवन शैली थी ये वहाँ ब्राह्मणों की जीवन शैली थी। तो वहाँ जो निम्न जाति के लोग थे उन्होंने क्या किया, उस ब्राह्मणों की जीवन शैली का अनुसरण करने लगे धीरे धीरे। तो वही कारण रहा कि श्रीनिवास ने क्या किया, शुरू में इस अवधारणा का नाम क्या रखा, ब्राह्मणीकरण। लेकिन बाद में ये पता चला श्रीनिवास को कि ऐसा नहीं है, और ब्राह्मणों के अलावा भी कई सारी जातियों का लोग अनुकरण करते हैं। उच्च जातियों का, जो उस क्षेत्र की प्रभु जाति होती है उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए श्रीनिवास ने क्या किया, ये जो अवधारणा थी उसका नाम ब्राह्मणीकरण से बदल करके क्या कर दिया, पश्चिमीकरण संस्कृतिकरण कर दिया। तो संस्कृतिकरण उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाने की एक प्रक्रिया है। कौन अपनाता है, उसी क्षेत्र की निम्न जातियां अपनाती हैं, और 2 से 3 पीढ़ी के बाद स्वयं को उस उच्च जाति में घोषित करने का दावा प्रस्तुत कर देती हैं कि हम भी इसी जाति के हैं। अब बात आती है श्रीनिवास ने परिभाषा क्या दी है संस्कृतिकरण की। परिभाषा श्रीनिवास की आप यदि संस्कृतिकरण के बारे में आपसे पूछने में आता है तो श्रीनिवास की परिभाषा आप लिख सकते हैं। हालांकि इनकी डेफिनेशन बड़ी है, और या जैसा कि मैंने आपको बताई डेफिनेशन, वो डेफिनेशन आप अपने मन से लिख सकते हैं। बहरहाल श्रीनिवास क्या बोलते हैं, इनका ये कहना है संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न जाति, निम्न हिंदू जाति अथवा कोई जनजाति, तो एक्चुअली श्रीनिवास होते पहले केवल जातियों में ही देखा उन्होंने, उसके बाद उनको ये लगा, उन्होंने ऐसा देखा, अध्ययन किया कि जातियों के अलावा जनजातियां भी इस अवधारणा का प्रयोग करती हैं, इस प्रकार का अनुकरण करती हैं। इसलिए उन्होंने क्या बोला, कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति, द्विज जाति से मतलब हो जाता है कि द्विज शब्द आता है वर्ण व्यवस्था से, हालांकि जाति से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि श्रीनिवास ने द्विज जाति बोला है यहाँ पर, इसलिए द्विज का मतलब नॉर्मली होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यह उच्च जातियों की श्रेणी में। तो द्विज जाति के समान अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा, जीवन पद्धति को बदलने लगती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, संस्कृतिकरण बोला जाएगा। तो ये श्रीनिवास की डेफिनेशन है। जरूरी नहीं है कि आप श्रीनिवास की डेफिनेशन लिखें, लेकिन श्रीनिवास की डेफिनेशन आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि ये डेफिनेशन देकर के आपसे पूछने में आ सकता है 3 मार्कर में कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट किसका है, एम.एन. श्रीनिवास का ये स्टेटमेंट है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं संस्कृतिकरण की विशेषताएं। ये आपसे शॉर्ट नोट में जो 5 मार्कर है आपका पूछ सकते हैं कि संस्कृतिकरण की क्या क्या विशेषता है। चलिए पहली बात, संस्कृतिकरण का संबंध किससे है, निम्न जातियों से। मैंने भी आपको बताया कि जो हायर कास्ट और लोअर कास्ट,
तो जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो क्या करते हैं, हायर कास्ट की जीवन शैली को अपनाते हैं। इससे संस्कृतिकरण का संबंध किससे हो जाएगा, लो कास्ट से हो जाएगा, यानी निम्न जातियों से हो जाएगा। नेक्स्ट, यह क्या है, सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करती है। अब देखिए सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता से मतलब होता है कि निम्न सामाजिक परिस्थिति से उठ करके उच्च सामाजिक परिस्थिति में आ जाना। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, वर्ग व्यवस्था की यदि हम बात करें तो वर्ग व्यवस्था में उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है। ठीक है, ये तीन वर्ग चलते हैं। क्योंकि वर्ग खुली व्यवस्था है और वर्ग का जो आधार होता है वो कैसा होता है, आर्थिक आधार होता है। और वर्ग व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता होना बड़ी सामान्य सी बात है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि भाई एक सब्जी बेचने वाले का लड़का आईएएस बन गया, या एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस बन गया। तो देखिए सब्जी बेचने वाले और रिक्शा चलाने वाले ये किसके सदस्य हैं, ये सदस्य हैं निम्न वर्ग के, चूंकि वो रोज की दिहाड़ी पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए निम्न वर्ग के सदस्य हैं। इसका बेटा जब आईएएस बन गया तो ये कहाँ सम्मिलित हो जाता है, मध्यम वर्ग में सम्मिलित होता है, उच्च वर्ग में सम्मिलित नहीं होता है, मध्यम वर्ग का सदस्य बन जाता है। तो जब ये निम्न वर्ग से उठ करके मध्यम वर्ग में पहुंचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक गतिशीलता। लेकिन जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, केवल और केवल कहाँ होता है, संस्कृतिकरण में। इसलिए संस्कृतिकरण क्या है, सामाजिक गतिशीलता को प्रदर्शित करता है, जहां से लोग क्या प्रयास करते हैं कि लो कास्ट से उठ करके किसमें कन्वर्ट होने का प्रयास करते हैं, हायर कास्ट में स्वयं का दावा करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, जाति में केवल पदमूलक परिवर्तन होता है, ना कि संरचनात्मक परिवर्तन। तो देखिए संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें केवल कैसा परिवर्तन होता है, पदमूलक। पदमूलक से मतलब कि जो पद है, पद जो पहले लोअर था अब कैसा हो जाएगा, हायर। लेकिन जाति की जो संरचना बनी हुई है उस संरचना पे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। संरचना जाति की कैसी रहेगी वही रहेगी, वो अपनी संरचना के साथ क्या होगा, उसी लोअर जो प्लेस है वहां से उठ करके कहाँ पहुंच जाएगी, हायर प्लेस पर। लेकिन यदि ये बोला जाए कि ये जो लोअर कास्ट है इसकी संरचना में कोई चेंजेस आ जाएगा, तो संरचना में कोई परिवर्तन नहीं रहने वाला है, संरचना उसकी वही रहेगी। नेक्स्ट, यह जातियों के अलावा किसमें मिलता है, जनजाति और अर्ध जनजाति समूह में पाया जाता है। यानी कई सारे क्षेत्र में क्या है कि जो ट्राइबल लोग हैं उस ट्राइबल एरिया में आसपास कौन से लोग हैं, हिंदू लोग हैं। हिंदू से मतलब हिंदू जाति के लोग हैं। तो वो जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो क्या करते हैं, इनके संपर्क में आकर के धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, अपना सरनेम भी चेंज कर देते हैं, कपड़े वपड़े पहनने का तरीका भी चेंज कर देते हैं, बातचीत, खान पान, मांस मदिरा सब छोड़ देते हैं, और स्वयं कुछ समय बाद फिर क्या बोल देते हैं कि हम ट्राइबल नहीं है बल्कि क्या है, हम इसी हिंदू जाति के ही भाग हैं। तो ये जो प्रोसेस है संस्कृतिकरण का, ये जातियों के साथ साथ किस में चलता है, जनजातियों में भी चलता है। जैसे उदाहरण क्या है, कुछ स्थानों पर जो भील है वहां पर भी ऐसा हुआ, मध्य भारत में गोंड, ओराव और हिमालय में पहाड़ी लोग। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, नेपाल का जो क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार की प्रोसेस बहुत ज्यादा हुई है। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण संबंध उच्च जातियों की बृहद परंपराओं से होता है, जो हिंदू ग्रंथ और पुराणों में लिपिबद्ध मतलब लिखित है। अब देखिए यहाँ शब्द क्या आ गया, बृहद परंपरा। देखिए दो प्रकार की परंपरा होती है, एक तो होती है बृहद परंपरा। बृहद परंपरा से मतलब ये हो जाता है कि वो संपूर्ण क्षेत्र में मिलेगी, और दूसरी क्या होती है, लघु परंपरा। लघु परंपरा छोटे क्षेत्रों में ही पाई जाती है। जैसे कई सारे व्रत त्योहार ऐसे होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में मिलेंगे, जैसे कि पंजाब के क्षेत्र में कुछ त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं जो केवल पंजाब में मिलते हैं, या कुछ त्योहार उत्सव जो मनाए जाते हैं वो कहाँ मिलते हैं, केवल बंगाल में मिलते हैं। या जैसे छठ पूजा की यदि हम बात करें तो छठ उत्तर भारत का त्योहार है। तो ये एक विशिष्ट परंपराएं हैं,
और इनको क्या बोला जाता है, लघु परंपरा, क्योंकि ये सीमित क्षेत्र में है, प्रत्येक क्षेत्र में ये सब नहीं मनाया जाता। अब दूसरी बात आती है बृहद परंपरा। तो जो बृहद परंपरा होती है, बृहद परंपरा के जो तत्व होते हैं वो संपूर्ण क्षेत्र में होते हैं, यानी कि आपको संपूर्ण भारत में देखने को मिलेंगे। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, जो निम्न जाति होती है वो उच्च जातियों की लघु परंपरा के तत्व को नहीं अपनाती है, क्या करती है, बृहद परंपरा के तत्व को अपनाती है, क्योंकि उसको अपनाने के बाद ही क्या होगा, वो उस जाति के लायक बन जाएगी। अब बृहद परंपरा के तत्व जैसे धर्म, कर्म, पाप पुण्य का भाव, माया, संसार, मोक्ष, ये सब क्या है, ये एक्चुअली क्या है, हिंदू ग्रंथों में, पुराणों में, इन सब में लिखा हुआ है। तो जब भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया होती है और लो कास्ट के जो लोग होते हैं वो हायर कास्ट की जीवन शैली को अपनाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, इन चीज़ों में भरोसा करना प्रारंभ कर देते हैं और इस प्रकार की बातचीत करना, इस प्रकार के वार्तालाप करना, इस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ना, उसके बारे में डिस्कस करना, दूसरों को बताना, ये सब सारी चीज़ें प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा करने से वो उस बृहद परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट, संस्कृति का संबंध किसी एक व्यक्ति या परिवार से ना होकर क्या होता है, पूरे समूह से होता है। तो नो डाउट ये बात सही है कि संस्कृतिकरण में उस क्षेत्र का एक पूरा समूह आता है, ना कि एक आध कोई परिवार आ जाए या कुछ लोग आ जाएं। तो ये कैसा होता है, बृहद रूप में होता है। नेक्स्ट, इसका संबंध किसी भी उच्च जाति या प्रभु जाति से होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जाति व्यवस्था के यदि हम बात करेंगे ना भारत में, तो ये जो शब्द आता है प्रभु जाति, तो प्रभु जाति से मतलब ये हो जाता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी जाति जो राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त है, आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा सशक्त है और उसका सामाजिक वर्चस्व भी बहुत ज़्यादा है, वो कोई भी जाति हो सकती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियाँ होती हैं, तो वो क्या कहलाती है, प्रभु जाति। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि उच्च जातियों का अनुकरण किया जाता है और साथ ही साथ क्या है, जो उस क्षेत्र की प्रभु जाति है उसका भी अनुकरण किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जाति फिक्स नहीं है कि किसका अनुकरण किया जाएगा, कौन सी जाति है वो, या तो वो कोई उच्च जाति है या उस क्षेत्र की वो कोई प्रभु जाति है। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण कैसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया से मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया चलती ही रहती है, भले ही चाहे वो जो सरनेम है सरनेम को चेंज करके हो जाए, या जो कहना चाहिए जीवन शैली है उसको अपना करके हो जाए, तो वो हर एक रूप में, छोटे बड़े रूप में चलती रहती है। सो दैट ये कैसा प्रोसेस है, सार्वभौमिक। नेक्स्ट, कई बार उच्च जातियों द्वारा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो इस प्रकार का विरोध होना एक कहना चाहिए कि जातिगत संघर्ष का एक हिस्सा बन जाता है, कि जब उच्च जाति के लोग ये देखते हैं कि भाई ये निम्न जातियों के लोग हमारे जैसी जीवन शैली को अपना रहे हैं, तो वो क्या करने लगते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं कि भाई आप इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो जीवन शैली है ये हमारी है। उसके चलते क्या होने लगता है, कई सारी जगह संघर्ष की घटनाएं भी हो जाती हैं। नेक्स्ट, तो ये क्या था, ये था आपका संस्कृतिकरण की विशेषता। चलिए अब हम बात करते हैं संस्कृतिकरण के स्रोत के, आखिर संस्कृतिकरण जो किया जाएगा उसका स्रोत क्या है, कहाँ से मिलेगा संस्कृतिकरण करने का एक तरीका, या कहाँ से वो आधार मिलेगा जहाँ से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो वो सब स्रोत कहलाता है। चलिए सबसे पहली बात करें तीर्थ स्थान और मठ। तो देखिए क्या होता है, तीर्थ स्थान की यदि हम बात करें तो जो तीर्थ स्थान होते हैं, तीर्थ स्थान और मठ, यहाँ पर क्या होता है, उच्च जातियों के लोग जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, और जो मठ होते हैं उनके सदस्य बन जाते हैं। तो उनके देखा देखी क्या होने लगता है, उस क्षेत्र के जो लो कास्ट के लोग होते हैं वो भी उन्हीं तीर्थ स्थानों पर जाने लगते हैं, ठीक है ना। वहाँ जा कर के जो कहना चाहिए कि बड़े बड़े त्योहार होते हैं उसमें सम्मिलित होने लगते हैं। कोई मठ है यदि, उस मठ का भी सदस्य बन जाते हैं, और धीरे धीरे करके क्या होने लगता है
कि हायर कास्ट जो कर रहा है वही लो कास्ट के लोग भी करने लगते हैं और धीरे धीरे स्वयं को उसी के समकक्ष करने लगते हैं कि जैसा आप कर रहे हैं वैसा भी हम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक व्यवस्था। अब देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो जैसे हम पहले की बात करें तो आपने देखा होगा राजनीतिक व्यवस्था में क्षत्रिय लोग थे हमारे, ठीक है ना। क्षत्रियों के ज्यादातर जगह क्षत्रिय लोग साम्राज्य में रहे, क्षत्रिय बात कर रहे हैं, राजपूत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया रही है वो राजपूतों को देख करके रही है। जैसे जो राजपूत थे वो उस प्रकार के वस्त्र भी पहनते थे, बड़ी सी कहना चाहिए साफा लगाते थे, बड़े बड़े मूछे रखते थे। तो फिर ये हो गया कि जो भी शासक रहेगा, ठीक है, कौन सा वर्ग, शासक वर्ग, तो शासक वर्ग भले चाहे वो किसी भी जाति का हो, आपने इतिहास में देखा होगा अलग अलग समय पर अलग अलग जातियों में शासक वर्ग के लोग रहे हैं, लेकिन उनका अनुकरण पूरा इसी प्रकार से ही होता था कि वो भी बड़े बड़े मूछें रखते थे, बड़ा सा तिलक लगाते थे, बड़ा सा साफा बांधते थे, इस प्रकार की चीजें। तो करते वो वही थे जो राजपूत लोग करते थे। तो राजनीतिक व्यवस्था ने भी क्या किया है, कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट, परिवहन और संचार के साधन। देखिए आजकल क्या हो चुका है, एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी संस्कृति है उसका बहाव होने में देर नहीं लगती है। तो परिवहन और संचार के साधनों के द्वारा, जैसे परिवहन और संचार के साधनों के द्वारा बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है, मठों पर पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो साधन है, कौन कौन से साधन, ये आपके परिवहन और संचार के साधन है। इन्होंने क्या किया, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को क्या यह तीव्र किया है, और इसके चलते ही लोगों ने क्या किया है, अपने आप को उच्च जातियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया तीव्र की है। नेक्स्ट, पाश्चात्य शिक्षा। अब देखिए, चूंकि परंपरागत जो भारतीय समाज था, उस भारतीय समाज की जो शिक्षा थी वो धार्मिक शिक्षा थी। अब पाश्चात्य शिक्षा आई, और पाश्चात्य जो शिक्षा थी वो कैसी थी, अंग्रेजी शिक्षा थी, और ये कहीं ना कहीं क्या थी, समानता पर आधारित थी। और ब्रिटिश काल में जब स्कूल खुले तो वहाँ एक ही स्कूल में सभी जातियों के लोग पढ़ने लगे। तो पाश्चात्य शिक्षा में ये भी रहा कि जो शिक्षा उच्च जातियों के लोग ले रहे हैं वही शिक्षा क्या ले रहे हैं, निम्न जातियों के भी लोग ले रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ से उच्च जाति में जाने का अवसर मिल गया। नेक्स्ट, प्रजातांत्रिक मूल्य। अब भारत में संविधान लागू हुआ, और संविधान के साथ ही क्या होने लगा, बहुत सारी चीजें, जैसे स्वतंत्रता, और इसी के साथ साथ क्या हुआ, समानता। और संविधान के दृष्टिकोण में ये बोल दिया गया कि सभी लोग कैसे हैं, समान हैं, और जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह संविधान की जो लिखित ताकत थी वो किसे मिली, वो कहीं ना कहीं जो लो कास्ट के लोग थे उनको मिली। उनको एक अवसर मिला कि वो क्या कर लें, स्वयं को हायर कास्ट के समतुल्य कर लें। नेक्स्ट, बड़े बड़े नगर और नगरीकरण। अब देखिए धीरे धीरे क्या होने लगा, नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ने लगी। नगरीकरण से मतलब ये हो जाता है कि गांव, कोई भी गांव है, ठीक है ना, छोटा सा गांव होता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, इसका विस्तार होता है, और गांव में नगर जैसी सुविधाएं होने लगती हैं। जैसे पक्के मकान बनने लगते हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनने लगती हैं, ठीक है ना, यातायात की व्यवस्था हो जाती है, लाइटें हो जाती हैं, बहुत कुछ, स्कूल, बड़े स्कूल हो गए, कॉलेज बन गया। तो गांव किस में कन्वर्ट हो गया, नगर में। या जो लोग आते हैं वो बड़े बड़े नगरों में ग्रामीण क्षेत्र से, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जाति व्यवस्था का प्रभाव जरूरत से ज्यादा होता है, तो वो निकल करके नगर में आके रहने लगते हैं। नगर में लोग जातियों को उतना ज्यादा नहीं पूछते, तो यहाँ एक अवसर प्राप्त होता है स्वयं को क्या करने का, उच्च जाति के समकक्ष घोषित करने का, या स्वयं को उच्च जाति के समकक्ष मानने का। नेक्स्ट, तो ये क्या था, ये था आपका संस्कृतिकरण के स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं, जाति व्यवस्था पर आखिर संस्कृतिकरण का प्रभाव क्या पड़ा। तो यहाँ हम क्या बात करेंगे कि जो जाति व्यवस्था रही है, जाति व्यवस्था पर संस्कृतिकरण का प्रभाव क्या हुआ। पहली बात, जातिगत कठोरता में कमी आ गई, क्योंकि क्या रहा, लो कास्ट के जो लोग थे उन्होंने क्या किया,
हायर कास्ट में स्वयं को परिवर्तित करने का प्रयास किया। शुरू में क्या रहा, हायर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने लो कास्ट का विरोध किया, लेकिन लगातार यह प्रयास चलता रहा और उसके बाद जो हायर कास्ट के लोग थे उन्होंने धीरे धीरे वो विरोध करना बंद कर दिया और उसके चलते कहीं ना कहीं जातिगत जो कठोरता थी वो पहले की अपेक्षा कम हो गई। नेक्स्ट, जाति में गतिशीलता का प्रारंभ। क्योंकि जाति को क्या बोला जाता है, जाति कैसा समूह होता है, बंद समूह है जाति, यानी जाति में गतिशीलता नहीं होती। भारत देश में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ आप अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन जाति परिवर्तित नहीं कर सकते। तो जाति एक बंद समूह होता है, लेकिन संस्कृतिकरण ही एकमात्र ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या है कि जाति में गतिशीलता होती है, यानी यहाँ से लोग उच्च जाति में जाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, कुछ जातियों को जातीय स्थिति में उच्च स्थान प्राप्त हो गया। तो जिन्होंने ये प्रोसेस बहुत पहले प्रारंभ कर दिया था वो जातियां क्या हो गई, 3-4 पीढ़ी में, 5-10 पीढ़ियों में उठ करके क्या हो गई, वो कहीं ना कहीं उन मध्यम और उच्च जातियों के समकक्ष आ गई। तो ये उन जातियों को बहुत ज्यादा अवसर, लाभ, दक्षिण भारत की कुछ ऐसी जातियां थी, उत्तर भारत की कुछ ऐसी जातियां थी जो इस प्रकार के जातिगत श्रेणीकरण में ऊपर आ गई। नेक्स्ट, उच्च जाति और निम्न जातियों के मध्य संघर्ष हुए। तो ऐसा मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि कुछ निम्न जाति के जो समूह था उन्होंने उच्च जातियों की जीवन शैली, उनके ऐसे कपड़े पहनना, ठीक है ना, धर्म कर्म कर देना, इस प्रकार की चीजें प्रारंभ की। तो उच्च जातियों के द्वारा उनको रोका गया, वो नहीं माने, वो नहीं रुके कि हम भी करेंगे ये सब, हमारा भी अधिकार है, और इसके चलते क्या हुआ, आपसी संघर्ष भी प्रारंभ हो गए। नेक्स्ट, विभिन्न जातियों के मध्य पारस्परिक निकटता में वृद्धि हुई। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, नगरीकरण हुआ, ठीक है, नगरीकरण हुआ, बड़े बड़े नगर बन गए। तो यहाँ धीरे धीरे क्या होने लगा, जाति व्यवस्था लोग कम ध्यान में रखने लगे, और आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, आपके किसके साथ अच्छे मधुर संबंध है, ये प्रकार की चीजें ज्यादा होने लगी। तो वहां पर धीरे धीरे क्या होने लगा, पारस्परिक निकटता में वृद्धि हो गई, और उच्च जाति और जो निम्न जाति के लोग थे वो भी क्या होने लगे, वो एक जैसा अपने को एक जैसा मानने लगे कि भाई हमें कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट, निम्न जातियों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा बढ़ी। तो कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ कि जो लो कास्ट के लोग थे उन्होंने अपने आप को ऊपर उठाया, वो भले चाहे राजनीतिक व्यवस्था के चलते हुआ, जैसे कि आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत क्या हो गया, कुछ लोगों को जॉब मिल गया, या कहना चाहिए कि जो चुनाव होता है, चुनाव में जो रिजर्व सीट होती है उससे लोगों की, जो लो कास्ट के लोग थे उनकी राजनीतिक शक्ति भी बढ़ी, और कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो उच्च जातियों के जैसे ही रहने लगे जैसा कि उस क्षेत्र में चलन था। नेक्स्ट, विभिन्न जातियों के व्यवहार प्रतिमानों में समानता दिखने लगी। तो देखिए, चूंकि काम वही चल रहा है कि जो हायर कास्ट की जो लाइफ स्टाइल है उसको कौन यूज कर रहा है, लो कास्ट वाले यूज कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद क्या होगा, इनकी लाइफ स्टाइल और इनकी लाइफ स्टाइल दोनों कैसे हो जाएगी, लगभग एक जैसी हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही है कि जब तक हमारे इंडिया में डोमिनोज, पिज्जा हट और ये सब सारी चीजें नहीं थी, तब तक यहाँ पर पिज्जा और बर्गर नहीं था। आज क्या हो चुका है, यूएस में भी लोग पिज्जा और बर्गर खाते हैं, हम भी खा रहे हैं। तो हम ये बोले कि उनका लाइफ स्टाइल हमारे लाइफ स्टाइल जैसा हो गया है, या सॉरी, हमारा लाइफ स्टाइल उनके लाइफ स्टाइल जैसा हो चुका है। तो कोई बहुत बड़ा झूठ उसमें नहीं भी है, क्योंकि वो भी वैसे ही कर रहे हैं और हम भी वैसा ही कर रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न जातियों में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों गतिशीलता प्रारंभ हुई। तो देखिए, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, ये जो ऊर्ध्वाधर गतिशीलता होती है इसमें आप लो प्लेस से हायर प्लेस पे चले जाते हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मजदूर है या सब्जी वाला है, रिक्शे वाला है, उसका बेटा आईएएस बन गया, तो ये गतिशीलता कैसे होगी, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता होगी। दूसरी बात करते हैं क्षैतिज गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता कैसे होती है, अपने ही रेंज में होती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि लो कास्ट में क्या हुआ, क्षैतिज गतिशीलता भी हुई। इसका मतलब क्या है कि वो जिस जाति के थे अपने क्षेत्र में, अपनी ही जाति के जो लोग थे उनकी तुलना में क्या हो गए, वो ऊपर उठ गए। सपोज कि कोई भी जाति है, सपोज ए जाति है यहाँ पर, और उस क्षेत्र में ए जातियों के या उससे मिलती जुलती जातियों के और भी लोग रहते हैं,
तो जब इन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाया तो ये उसकी तुलना में क्या हो गए, थोड़ा सा ऊपर उठ गए। इसको क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज गतिशीलता। जैसे एक उदाहरण दिया जाए कि कोई लड़की है और उसका विवाह हो जाता है, तो एक घर से जाकर के दूसरे घर में चली जाती है, अपने ही कास्ट में विवाह करती है, तो वो क्या हो जाएगा, क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की जीवन शैली अपनाने पर क्या हो गया, जातिगत रूढ़िवादिता। जैसे खान पान, बाल विवाह, स्त्रियों के सीमित अधिकार इत्यादि में क्या हो गया, वृद्धि हुई। तो देखिए ये कहीं ना कहीं समस्या एक बढ़ गई। जैसे उच्च जातियों के जो लोग थे तो वहां पर खान पान को लेकर के क्या है, बहुत ज्यादा रोक टोक है, शाकाहार, मांसाहार, छुआछूत, बहुत सारी चीजें हैं। बाल विवाह उस समय किए जाते थे वहां पर, स्त्रियों के अधिकार सीमित थे। ये इस प्रकार की चीजें उच्च जातियों में थी, लेकिन निम्न जातियों में नहीं थी ऐसी इस प्रकार की चीजें। खान पान पे कोई प्रतिबंध नहीं था, विवाह पे कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन चूंकि इन्होंने भी क्या किया, उच्च जातियों की जीवन शैली को अपना लिया, तो ना चाहते हुए भी क्या होने लगा कि इनके यहाँ भी ये सब प्रारंभ हो गया। ये भी खान पान में प्रतिबंध रखने लगे, छुआछूत रखने लगे, स्त्रियों को सीमित अधिकार, इनके यहाँ भी बाल विवाह जैसी चीजें प्रारंभ हो गई। तो ये जो कहना चाहिए कि रूढ़िवादिता थी, रूढ़िवादिता पहले की अपेक्षा संस्कृतिकरण के चलते बढ़ गई। चलिए ये तो हो गया क्या, संस्कृतिकरण का प्रभाव। अब हम बात करते हैं संस्कृतिकरण की आलोचना। तो देखिए श्रीनिवास की ये जो अवधारणा है ये काफी इफेक्टिव अवधारणा है, लेकिन चूंकि श्रीनिवास ने ये जो अवधारणा दी, उन्होंने कई सारी जगह क्या किया, अध्ययन किया, तो कहीं कहीं वो अवधारणा उनको मिली भी सही रूप में, और कहीं कहीं उस अवधारणा जिसको उन्होंने परिभाषित किया वो उसका उल्टा भी मिला उसका। यानी श्रीनिवास ने स्वयं ये एक्सेप्ट किया है कि ये अवधारणा बहुत ही विषम और जटिल अवधारणा है, यानी कहीं कहीं सत्य होती है और कहीं कहीं सत्य नहीं भी होती है। तो श्रीनिवास इसे खुद एक्सेप्ट करते हैं कि संस्कृतिकरण की जो अवधारणा मैंने दी है वो जैसा कि मैंने लिखा है वो हर जगह वैसी ही हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो पहली आलोचना तो यही हो जाती है। देखिए आलोचना जो शब्द होती है, आलोचना का मतलब होता है कि वो जो कंसेप्ट है उसमें आखिर क्या क्या कमी है। नेक्स्ट, कोई विशेष अवधारणा ना होकर क्या है, अनेक अवधारणाओं का एक गुच्छा। तो देखिए संस्कृतिकरण अपने आप में, जैसे हम बात करते हैं आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण, ये एक विशिष्ट अवधारणा है, लेकिन संस्कृतिकरण कोई एक विशिष्ट अवधारणा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें की जाती हैं। जैसे खान पान का हम कहना चाहिए, जो उच्च जाति के लोग हैं उनके खान पान की नकल कर रहे हैं, या फिर उनका जो रहन सहन है उसकी चर्चा कर रहे हैं, या फिर उनका जो भाषा है हम उसको पकड़ रहे हैं। तो कई सारी चीजें मिलाने के बाद क्या होता है, संस्कृतिकरण होता है। कोई एक चीज यदि आप करेंगे, जैसे लो कास्ट के जो लोग हैं वो हायर कास्ट कि किसी एक काम को यदि करने लगे तो वो संस्कृतिकरण नहीं होगा, बहुत सारी चीजों को अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्पष्ट तथा सुनिश्चित एवं तर्कसंगतता का अभाव। तो देखिए संस्कृतिकरण में कई लोगों का ये कहना है कि ये कोई अवधारणा स्पष्ट अवधारणा नहीं है, क्योंकि कहीं ये सत्य हो रही है कहीं सत्य नहीं हो रही है। सुनिश्चितता से मतलब क्या है कि हायर कास्ट और लो कास्ट के लोग तो बहुत सारी जगह संपर्क में है, हर जगह संपर्क में है, तो क्या हर जगह संस्कृतिकरण की अवधारणा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और श्रीनिवास का ये कहना है कि लो कास्ट वाले हायर कास्ट का कहना चाहिए जीवन शैली का यूज करते हैं और उसके चलते वो हायर कास्ट में सम्मिलित हो जाते हैं। तो बहुत सारे समाजशास्त्रियों का ये कहना है कि ये कोई तर्क संगत नहीं है। ऐसा तो बड़ी सामान्य सी बात है कि दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो जो भी अच्छा लगता है वो उसका यूज करने लगती है। नेक्स्ट, इसमें परस्पर विरोधी बातें बताई गई हैं। जैसे आर्थिक उन्नयन को लेकर के श्रीनिवास बोलते हैं और अस्पृश्यता को लेकर के भी श्रीनिवास बोलते हैं। जैसे एक जगह श्रीनिवास ने यह लिखा है कि संस्कृतिकरण में कोई लो कास्ट है वो हायर कास्ट में तभी आ पाएगी जबकि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से अध्ययन किया,
रिसर्च किया और उनको ये मिल गया कि ऐसा जरूरी नहीं है और बिना आर्थिक उन्नयन के भी लो कास्ट के लोग हायर कास्ट में कई बार सम्मिलित हो जाते हैं या उनके जैसा लगने लगते हैं, जैसे कि उनकी राजनीतिक परिस्थिति अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये विरोधी है। एक जगह वो लिखते हैं कि आर्थिक सशक्त का मतलब आर्थिक सक्षमता की जरूरत पड़ेगी और दूसरे जगह बोलते हैं कि नहीं भाई आर्थिक सक्षमता की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अस्पृश्यता, जैसे कई जातियां लो कास्ट हैं जो हैं कैसी हैं, अस्पृश्य हैं, अस्पृश्य जातियां कहलाती हैं। लो कास्ट में सभी जातियां अस्पृश्य जातियां नहीं होती हैं, कुछ जातियां अस्पृश्य जातियां रहती हैं। तो श्रीनिवास का ये कहना है कि जो अस्पृश्य जातियां हैं वो भले ही हायर कास्ट में जाने का कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जो अस्पृश्यता है वो उनकी समाप्त नहीं हो पाती। वो ऊपर भले ही चले जाएंगी लेकिन अस्पृश्यता जो एक बुराई है वो खत्म नहीं हो पाती। तो ये भी कहीं ना कहीं एक विरोधी बात है कि एक जगह वो बोल रहे हैं कि ये हायर कास्ट में चली जाएगी, अब जब हायर कास्ट में जा सकती है तो अस्पृश्यता समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन वो समाप्त की वो मना कर देते हैं श्रीनिवास कि अस्पृश्यता समाप्त नहीं हो पा रही। नेक्स्ट, कैसी अवधारणा है, संकुचित, क्योंकि कुर्ग क्षेत्र के अध्ययन पर आधारित है। तो देखिए श्रीनिवास ने कुर्ग का अध्ययन किया, एक दो जगह उन्होंने और अध्ययन किया उत्तर भारत वगैरह में, वहां से कुछ और चीजें ली, उसके बेस पर उन्होंने ये अवधारणा लिख दी। कुल मिलाकर के यदि हम ये बोले जाए कि क्या श्रीनिवास ने पूरे भारत देश का अध्ययन किया, तो भारत देश का अध्ययन नहीं किया, कुछ एक ही अध्ययन पर उठा करके एक अवधारणा दी गई है। इसलिए बहुत सारे समाजशास्त्री बोलते हैं कि ये किस प्रकार की अवधारणा है, ये एक संकुचित अवधारणा है। चलिए आगे देखें। मजुमदार, डी.एन. मजुमदार, जाने माने मानव शास्त्री, इनके अनुसार यह ऊर्ध्वाधर गतिशीलता ना होकर क्षैतिज गतिशीलता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो हायर कास्ट और लोअर कास्ट की यदि हम बात करें तो मजुमदार बोल रहे हैं कि ये ऊर्ध्वाधर नहीं है। क्या है कि लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो अपने आसपास के जो अन्य लोअर कास्ट के लोग हैं उसी क्रम के, उसी स्टेटम के, उसी स्तर के, इनसे वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं। सपोज ये लोअर कास्ट 1 हो जाए, ये 2 और ये 3, अभी ये तीनों एक ही लाइन में थे, तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा कि ये जो लोग हैं ये इनकी तुलना में थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, या इनकी स्थिति कैसे हो जाएगी, इन्हीं की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा सशक्त हो जाएगी। ये ऊपर ना जा करके क्षैतिज रूप में ही क्या हो जाते हैं, सशक्त हो जाता है। नेक्स्ट, कुप्पुस्वामी, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये कोई नवीन अवधारणा नहीं है बल्कि क्या है, संदर्भ समूह की प्रक्रिया का एक संशोधित रूप है। तो देखिए कुप्पुस्वामी का ये कहना है कि संस्कृतिकरण कोई नई व्यवस्था नहीं है, जो संदर्भ समूह एक कंसेप्ट है, संदर्भ समूह का ही एक संशोधित रूप श्रीनिवास ने बता दिया है। देखिए संदर्भ समूह क्या होता है, संदर्भ समूह यानी कि कोई एक समूह है ए और ये दूसरा समूह है बी, और यहाँ का कोई व्यक्ति इस समूह का सदस्य नहीं है बी का, लेकिन इसका सदस्य बनने की इच्छा रखता है, सदस्य नहीं है लेकिन सदस्य बनने की इच्छा रखता है, तो ए के लिए बी क्या हो जाएगा, संदर्भ समूह। तो श्रीनिवास जो कुप्पुस्वामी है उनका भी यही कहना है कि यहाँ लो कास्ट के लोग हैं और ये हायर कास्ट का सदस्य बनने की इच्छा रखते हैं, है नहीं उसके सदस्य लेकिन बनने की इच्छा रखते हैं, प्रयास रहते हैं, तो ये संदर्भ समूह का ही एक कहना चाहिए कि एक नया नाम दे दिया है श्रीनिवास ने, और इसके अलावा और कुछ नहीं, इसलिए क्या बोल देते हैं कि संदर्भ समूह का ये संशोधित स्वरूप है। तो संदर्भ समूह ऐसा समूह होता है कि जिसका हम सदस्य नहीं है लेकिन सदस्य बनने की इच्छा रखते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग डीएसपी बनना चाहते हैं, तो जो मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा है, तो राज्य पुलिस सेवा का जो समूह है वो उनके लिए क्या हो जाएगा, संदर्भ समूह की कैटेगरी में आ जाएगा। या कोई IITian है वो यूएस में जाने की इच्छा रखता है, तो यूएस उसके लिए संदर्भ समूह बन जाएगा। नेक्स्ट, योगेन सिंह, योगेन सिंह जाने माने समाजशास्त्री हैं, आधुनिक समाजशास्त्रियों में इनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। इनका ये कहना है
कि यह अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो संस्कृतिकरण को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं अग्रिम समाजीकरण। तो देखिए, अग्रिम समाजीकरण से मतलब ये हो जाता है कि हम पहले से कुछ सीखना, यानी पहले से ही सीखना। आप किसी समूह के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके नियम कानून या उसके लिए आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एमपीपीएससी की तैयारी करना एक अग्रिम समाजीकरण है आपके लिए, यानी पहले से आप सीख रहे हैं वहां पर जाने के लिए। तो ये अग्रिम समाजीकरण कहलाएगा। यानी कि किसी भी समूह का सदस्य बनने के पहले कोई व्यक्ति है ए समूह का सदस्य और उसे बी समूह का सदस्य बनना है, और बी समूह का सदस्य बनने के लिए वो क्या करता है? पहले से ही तैयारी करता है, तो उसे अग्रिम समाजीकरण कहते हैं। यदि आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, कोई सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, तो वो फिजिकल टेस्ट की तैयारी करता है, दौड़ता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंकना, ये सब क्या कहलाता है? अग्रिम समाजीकरण कहलाएगा। तो योगेंद्र सिंह क्या बोलते हैं कि ये जो संस्कृतिकरण है ये क्या है? केवल अग्रिम समाजीकरण। नेक्स्ट, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की इकाई का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि यह वर्ण, जाति, उपजाति या गोत्र में से किसके द्वारा किया जाता है। तो एक्चुअली कई समाजशास्त्रियों ने श्रीनिवास पे आरोप लगाया है कि जब ये बात करते हैं समूह की, कि उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उस क्षेत्र के समूह जब हायर कास्ट की जीवन शैली का अपनाना शुरू करते हैं, तो श्रीनिवास यहाँ पर बात कर देते हैं समूह की। तो इनका ये कहना है कि आखिर समूह कितना बड़ा समूह हो, या वो कोई वर्ण से संबंधित है, या वो पूरी की पूरी जाति ही है, या उपजाति है। जातियों में भी क्या होता है? बहुत सारी उपजातियां होती हैं। या कोई विशेष गोत्र है। वो ऊपर जाने का जो प्रयास कर रहा है वो इसमें से आखिर कौन है? कोई वर्ण है, या पूरी जाति है, या जाति की उपजाति है, या गोत्र है? श्रीनिवास ने ऐसा कुछ भी विशेष रूप से नहीं बताया। नेक्स्ट, मजुमदार के अनुसार श्रीनिवास ने यह नहीं बताया है कि यह प्रक्रिया का विकास कहाँ तक होगा और कहाँ पर जाकर रुक जाएगी। तो ये बात सही है, श्रीनिवास ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि यह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएगी, या इस जगह जाकर के रुक जाएगी। बाकी जो प्रोसेस होते हैं जैसे पश्चिमीकरण, तो पश्चिमीकरण में ये बताया जाता है कि भाई ये धीरे धीरे क्या करेगा? पश्चिम के साथ जो संपर्क है, आज सोशल मीडिया में संपर्क आ चुका है, तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया आगे जाकर के और बढ़ेगी। लेकिन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो ये क्या था? ये था संस्कृतिकरण की आलोचना। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है विसंस्कृतिकरण या असंस्कृतिकरण। यानी संस्कृतिकरण को आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने से मतलब क्या हो जाएगा कि यदि हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट की लाइफ स्टाइल को अपनाने लगे, तो मजुमदार ने कई जगह अध्ययन किया, उन्होंने बोला है कि आजकल संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कम चल रही है, विसंस्कृतिकरण की ज्यादा चल रही है। यानी जो हायर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट की जीवन शैली को अपना रहे हैं। ठीक है, मजुमदार यही लिखते हैं कि अनेक क्षेत्रों में उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों की जीवन शैली को अपनाया जा रहा है। जैसे उच्च जातियों द्वारा चमड़े का व्यवसाय, शराब का व्यवसाय, बीड़ी का व्यवसाय, या मांस मदिरा खाना, शराब पीना, इस प्रकार की चीजें जो कि पहले उच्च जातियों द्वारा एक प्रतिबंधित थी, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? वो सब सारी चीजों का यूज कर रहे हैं, वो सारे व्यापार कर रहे हैं जो जाति व्यवस्था में व्यापार निर्धारित थे कि ये व्यापार ये जाति करेगी, ये जाति करेगी। तो आप आजकल देख रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं बचा है, व्यापार केवल प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। और कई सारे लोग सैलून खोल लेते हैं, शू मतलब जो जूते के शोरूम खोल लेते हैं, जो पहले कहना चाहिए कि उच्च जातियों द्वारा ये कि भाई ये वाला काम हम नहीं करेंगे, लेकिन अब वो कर रहे हैं। सो दैट मजुमदार का ये कहना है कि ये जो घटना है ये विसंस्कृतिकरण है, यानी कि संस्कृतिकरण का उल्टा प्रोसेस। इसी के साथ क्या हो रहा है? इसी के साथ साथ के कुछ उच्च जातियां जो जनजातियों के संपर्क में हैं, वहां वो जनजातियों की जीवन शैली को अपना रहे हैं। क्योंकि जो जनजातीय सामाजिक व्यवस्था होती है वो काफी ओपन होती है, काफी खुली हुई रहती है, और उसमें
मतलब कहना चाहिए अनावश्यक रूप से कोई रीति रिवाज, रूढ़िवादिता ये सब नहीं होता है। तो कई सारी जगह पर मजूमदार ने ये देखा कि उच्च जातियों के लोग क्या कर रहे हैं, जनजातियों की जीवन शैली को अपना रहे हैं। जैसे जौनसार बाबर, ये नेपाल का क्षेत्र है, जहाँ पर नेपाल और भारत के पास का क्षेत्र है, वो जौनसार बाबर का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर क्या है, जो ब्राह्मण लोग हैं वो खस जनजातियों के संपर्क में हैं और वो इनके संपर्क में आकर के करने लगते हैं। खस जनजातियों को जो जीवन शैली है धीरे धीरे इसको ये लोग अपनाने लगते हैं। तो इसको मजूमदार ने क्या बोला है, विसंस्कृतिकरण के नाम से बताया है, यानी संस्कृतिकरण की उल्टी प्रोसेस। तो आज के ये जो था लेक्चर, इसमें संस्कृतिकरण को लेकर के जितना भी आपसे पूछने में आ सकता है ये मैंने पूरा आपको बता दिया। अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं, इसके लॉन्ग प्रश्न आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी आ सकते हैं, ये सब सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। संस्कृतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन, यानी कि पश्चिम का प्रभाव किस पर, भारत पर। तब तक आप मेंस की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।